गुड मॉर्निंग बेटा, अपना नाम लिख लो। विवो 1820। पूजा कर लो बेटा, पूजा समूटा। हाँ, अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो उसमें देखो बेटा, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आप क्या लिखोगे, अपना उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या लिखोगे आप उद्देश्य में। आपको पहले प्रैक्टिकल फाइल में कि बेलजार विधि से पत्ती की ऊपरी व निचली सतह से होने वाले वाष्प उत्सर्जन की दर की तुलना करना। टू कंपेयर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लोअर एंड अपर सरफेसेस ऑफ लीफ बाय बेलजार मेथड। तो अपन ये वाला प्रैक्टिकल फाइल में लिखेंगे, इसका उद्देश्य लिखेंगे। अब आवश्यक सामग्री कौन सी है। अपन लेते हैं 2 सकड़े बेलजार, 2 छोटी परख नलियां, 2 छोटी टेस्ट ट्यूब्स, 2 मैनोमीटर या यू नलियां, एक है एजल कैल्शियम क्लोराइड, ग्लिसरीन, वैसलीन स्टैंड, गमले में लगा प्लांट पादप, कॉर्क, वर्ड बॉक्स व तुला इत्यादि। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंपेयर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लोअर एंड अपर सरफेसेस ऑफ द लीफ बाय बेलजार मेथड। तो ये कार्यविधि है। कार्यविधि में आप देखते हो 2 सकड़े बेलजार लेकर उन्हें स्टैंड पर लगाकर खुले मुंह की तरफ से एक दूसरे के ऊपर स्थिर कीजिए। तो ये देख लो आप, 2 बेलजार हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर लगा के स्थिर करते हैं। अब 2 छोटी परख नलियां टेस्ट ट्यूब्स लेकर उनमें कैल्शियम क्लोराइड भर देते हैं। ये देखो, अपन ने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब है जो कि ट्यूब में भर दिया है। क्या भरा है, कैल्शियम क्लोराइड। अब 2 छोटी परख नलियां लेकर उनमें कैल्शियम क्लोराइड भर देते हैं तथा उनका सही वजन लेकर दोनों बेलजारों में एक एक नली रख देते हैं, एक एक नली रख देते हैं। इसके पश्चात दोनों बेलजारों के मध्य गमले में लगे पौधे की पत्ती को लगाते हैं। ये देखो, पौधे गमले में लगे पौधे की पत्ती को लगाते हैं। इसके पश्चात दोनों बेलजारों के मध्य गमले में लगे पौधे की पत्ती को लगाते हैं। पत्ती की ऊपरी सतह ऊपरी बेलजार की ओर तथा निचली सतह, पत्ती की निचली सतह नीचे की बेलजार की ओर रखते हैं। फिर दोनों बेलजारों के खुले सिरों को परस्पर मिलाकर स्टैंड को स्थिर करें तथा वायु रुद्ध करने के लिए वैसलीन लगाते हैं। ठीक है। फिर अपन लिखेंगे मेथड में, प्रत्येक बेलजार को मैनोमीटर या यू नली से कॉर्क द्वारा जोड़ देते हैं तथा इन्हें ग्लिसरीन से भर दे। उपकरण को इस स्थिति में कुछ घंटों के लिए रख देते हैं। फिर प्रयोग के अंत में दोनों छोटी परख नलियों, दोनों छोटी टेस्ट ट्यूब्स जिसमें कि कैल्शियम क्लोराइड है का पुनः भार ज्ञात करते हैं। तो अपन ऑब्जर्वेशंस क्या देखते हैं, प्रेक्षण निम्न प्रकार तालिका में एक टेबल बनाते हैं, उसमें रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले देते हैं बेटा, पहला है फर्स्ट एंड सेकंड परख नली का विवरण। पहले ही इनिशियल वेट, प्रारंभिक भार कितना है, फिर अंतिम भार लिखेंगे, फिर लाभ और हानि। तो परख नली का विवरण में लिखेंगे ऊपरी बेलजार की परख नली, इसका इनिशियल वेट कितना है 5.70 ग्राम्स और अंतिम भार मतलब फाइनल वेट 5.72 ग्राम्स। तो आपको लाभ कितना हुआ 0.02 ग्राम्स। इसी प्रकार अपन दूसरी रीडिंग लेते हैं, नीचे के बेलजार की परख नली, उसका इनिशियल वेट प्रारंभिक भार कितना है 6.20 ग्राम्स और अंतिम भार मतलब फाइनल वेट कितना है 6.30 ग्राम्स। तो लाभ और हानि में क्या लिखेंगे, लाभ में 0.10 ग्राम्स। तो दोनों परख नलियों जिसमें कि कैल्शियम क्लोराइड है, तो दोनों परख नलियों के भार में वृद्धि होती है। तुलना करने पर हम देखते हैं कि नीचे की परख नली के भार में ऊपरी टेस्ट ट्यूब की तुलना में अत्यधिक वृद्धि होती है।
तो अपन रिजल्ट एंड कंक्लूजन क्या है अब अपन लिखेंगे प्रैक्टिकल फाइल में, परिणाम, परिणाम एवं निष्कर्ष। तो परख नलियों के टेस्ट ट्यूब्स के भार में वृद्धि कैल्शियम क्लोराइड द्वारा, कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा जल अवशोषण के कारण होती है। पत्तियों द्वारा उत्सर्जित जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और नीचे के जार की परख नली में टेस्ट ट्यूब्स में अधिक वजन बढ़ता है, अतः पत्ती की ऊपरी सतह की अपेक्षा नीचे की सतह से अधिक मात्रा में जल का वाष्प उत्सर्जन होता है, क्योंकि ऊपरी सतह की तुलना में नीचे की सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अपन लिखते हैं, टू डेमोन्स्ट्रेट द लॉस इन वेट, टू डेमोन्स्ट्रेट द लॉस इन टोटल वेट ऑफ प्लांट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है जो अपन प्रैक्टिकल फाइल में लिखते हैं, वाष्प उत्सर्जन के दौरान पादप के कुल भार में कमी को प्रदर्शित करना, टू डेमोन्स्ट्रेट द लॉस इन टोटल वेट ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। तो अपन आवश्यक सामग्री क्या लिखेंगे, रिक्वायरमेंट्स, एक तो स्प्रिंग तुला, तुला माने बैलेंस, स्प्रिंग तुला, स्टैंड, समान आकार व आयु की 2 पत्तियां, 2 लीव्स, परख नलियां, टेस्ट ट्यूब्स, जल, वैसलीन, वाटर, वैसलीन, कॉर्क इत्यादि। अब कार्यविधि, कार्यविधि किसकी, टू डेमोन्स्ट्रेट द लॉस इन टोटल वेट ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो अपन कार्यविधि मेथड में क्या लिखेंगे, दोनों परख नलियों में, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में जल भरिए। अब प्रत्येक परख नली में, प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में पादप की 2 समान आयु व आकार की पत्तियां तोड़कर कॉर्क की सहायता से एक एक पत्ती दोनों परख नलियों में लगाते हैं। तो ये देख रहे हो, डायग्राम भी आप प्रैक्टिकल कॉपी में बनाओगे, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लॉस ऑफ वेट ऑफ द प्लांट ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। अब इस पौधे में, अब इस पौधे की एक पत्ती, इस पौधे की एक पत्ती को कांच के ढक्कन के नीचे लगाइए तथा गमले को उपकरण सहित सूर्य के प्रकाश में रहने दें। मतलब ये अपन ने लिखा है, दोनों परख नलियों में जल भरिए, ठीक है, दोनों, और अब प्रत्येक परख नली में पादप की 2 समान आयु व आकार की पत्तियां तोड़कर कॉर्क की सहायता से एक एक पत्ती दोनों परख नलियों में लगाइए। इनमें से एक पत्ती की दोनों सतह पर वैसलीन लगाइए तथा दूसरी पत्ती को ऐसे ही रहने देते हैं। बेटा जो पत्ती ए दिख रही है और पत्ती बी, एक पत्ती को पत्ती ए, लीफ ए मार्क कर लेते हैं, एक पत्ती को लीफ बी मार्क कर लेते हैं। तो लीफ ए एंड लीफ बी। तो क्या बता रही हूँ कि इनमें से एक पत्ती की, एक लीफ की दोनों सतह पर वैसलीन लगाते हैं, इसे लीफ बी मार्क कर देते हैं। ये देखो, ये है वैसलीन लीफ, तथा दूसरी पत्ती को ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब नॉर्मल लीफ है, इस पे अपन वैसलीन नहीं लगाते हैं। और यह सुनिश्चित करते हैं कि कॉर्क पूर्ण वायुरोधी रहे तथा पत्तियों के पर्णवृंत पीटियोल परख नली में जल में डूबे रहें। आप इस चित्र में देख रहे हो, जो बनाओगे, पत्तियों के जो पर्णवृंत हैं वो जल में डूबे हुए हैं। अब दोनों परख नलियों को स्टैंड की सहायता से स्प्रिंग तुला पर लटका देते हैं। ये दोनों पत्तियों को लटका दिया बेटा। अब प्रयोग को कुछ समय के लिए खुले वातावरण में रख देते हैं तथा कुछ घंटों बाद इसका अवलोकन करते हैं। तो क्या पाएंगे, प्रेक्षण व परिणाम। कुछ घंटों के पश्चात परख नलियों के भार में होने वाला परिवर्तन रिकॉर्ड करते हैं। तो ये देखो, एक तो थी वैसलीन युक्त पत्ती, एक है वैसलीन रहित पत्ती। तो इन दोनों का पहले तो वैसलीन रहित पत्ती, नॉर्मल लीफ का इनिशियल भार आता है बेटा 26.8 ग्राम्स, और नॉर्मल लीफ जिसपे की वैसलीन नहीं लगी हुई है उसका अंतिम भार आता है 25.4 ग्राम्स। तो लाभ और हानि फिर रिकॉर्ड करते हैं। तो हानि कितनी होती है बेटा 1.4 ग्राम्स। अब वैसलीन पत्ती भी, जिसपे की वैसलीन युक्त पत्ती है, तो उसका इनिशियल भार नोट करते हैं, और
अंतिम भार नोट करते हैं तो वैसलीन युक्त पत्ती का इनिशियल वेट है 25.2 ग्राम्स और फाइनल वेट है 25.9 ग्राम्स और उसमें कोई परिवर्तन नहीं, ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब अपन ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं कि उपरोक्त प्रयोग में केवल सामान्य पत्ती जो कि वैसलीन रहित है, प्रयोग में केवल सामान्य पत्ती वाली परखनली के भार में कमी होती है, जबकि वैसलीन युक्त पत्ती वाली परखनली टेस्ट ट्यूब के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चूंकि पत्ती बी, लीफ बी के दोनों सतहों पर वैसलीन का आलेप किया जाता है, ये देख रहे हो, लीफ बी की दोनों सतहों पर क्या लगाई जाती है, वैसलीन लगाई जाती है, इसलिए इस पत्ती से ट्रांसपिरेशन की क्रिया नहीं होती, जिसके फलस्वरूप इसके भार में परिवर्तन नहीं आता है। वैसलीन लीफ है बेटा, इस पत्ती के दोनों सतहों पर, लोअर सरफेस पे, वेपर सरफेस पे क्योंकि वैसलीन लगाई गई है, तो जब वैसलीन लगा देते हैं तो पत्ती से ट्रांसपिरेशन की क्रिया नहीं होती है, इसलिए इस पत्ती के वेट में, भार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसके विपरीत ये देख रहे हो नॉर्मल लीफ जिसपे की वैसलीन नहीं लगाई गई है और नॉर्मल लीफ जिस पर वैसलीन का आलेप नहीं किया गया था, तो रंध्र, पत्ती के रंध्र स्टोमेटास खुले रहते हैं, इसलिए इस पत्ती में ट्रांसपिरेशन क्रिया, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जारी रहने से जल का ह्रास होता रहता है, अतः इसके भार में कमी आ जाती है। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि वाष्प उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप वाष्प के कुल भार में कमी आती है। अब अपन दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं, इसमें क्या है, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अपन प्रैक्टिकल कॉपी में कौन सा आप लिखेंगे, ये है ऑब्जेक्टिव है बेटा, यह प्रदर्शित करना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। टू डेमोन्स्ट्रेट दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो अपन प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखेंगे, आवश्यक सामग्री, रिक्वायरमेंट्स। एक तो है गमले में लगा पादप लेते हैं, पॉटेड प्लांट लेते हैं, एक है गेनॉन स्क्रीन का यूज करते हैं बेटा, एक है वेंटिलेटेड बॉक्स, आयोडीन विलियम व काला कागज इत्यादि लेते हैं। अब अपन कार्य विधि करते हैं, पहले तो ये डायग्राम देख लो, इसमें क्या दिखाया है, ये आप प्रैक्टिकल बुक में बनाओगे। गेनॉन स्क्रीन के उपयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की अनिवार्यता का प्रदर्शन करना, तो ये है अपने लगाया है गेनॉन्स स्क्रीन पत्ती के ऊपर, दूसरी पत्ती के ऊपर देख रहे हो ब्लैक पेपर क्लिप्ड किया है। तो अपन मेथड में, कार्यविधि में क्या लिखेंगे, गमले में लगे पादप को 48 घंटे तक अंधकार में रखते हैं ताकि पत्तियों का स्टार्च समाप्त हो जाए। अपन क्या लेते हैं बेटे, एक गमले में लगा हुआ प्लांट लेते हैं और इस प्लांट को, स्पॉटेड प्लांट को जो कि गमले में लगा हुआ है, 48 आवर्स के लिए डार्कनेस में रखते हैं, अंधकार में रखते हैं ताकि पत्तियों का स्टार्च समाप्त हो जाए। फिर सूर्योदय से पूर्व गमले में लगे हुए पौधे की पत्ती को गेनॉन स्क्रीन में लगाते हैं। ये देखो, फिर जब सूर्योदय होता है तो ये पत्ती को अपन गेनॉन स्क्रीन में लगा देते हैं। फिर एक काले कागज में तारे की आकृति काटिए, एक काले कागज में तारे की आकृति काटिए तथा इस कागज को स्क्रीन व पत्ती के बीच में लगा देते हैं। इस प्रकार केवल इस कटे भाग में से ही पत्ती को प्रकाश मिलेगा। अब इस पौधे को इस उपकरण सहित, अब पौधे को उपकरण सहित प्रकाश में रख देते हैं और कुछ घंटों के पश्चात पत्ती को तोड़कर स्क्रीन से बाहर निकाल लेते हैं और स्टार्च का परीक्षण करते हैं, स्टार्च को ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस में आप प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखोगे, परीक्षण में कि पत्ती के स्टार्च परीक्षण में, पत्ती के स्टार्च परीक्षण में पत्ती का वह भाग स्टार्च का घनात्मक परीक्षण दर्शाता है जिस भाग में
काले कागज पर तारे की आकृति काटी गई थी। तो अपन किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं? निष्कर्ष भी आप प्रैक्टिकल फाइल में लिखते हो। तो पत्ती में आयोडीन परीक्षण से स्पष्ट होता है कि केवल उस भाग में स्टार्च का निर्माण होता है जो सूर्य के प्रकाश में खुला था, अर्थात जिस भाग में स्टार की आकृति काटी गई थी, जबकि शेष भाग जो काले कागज द्वारा ढका था में स्टार्च अनुपस्थित था, अर्थात इस क्षेत्र में प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। फिर इस डायग्राम को आप प्रैक्टिकल फाइल में बनाते हो। तो अपन क्या लिखते हैं? उपरोक्त परिणाम के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए व स्टार्च के निर्माण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है, अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये अपन प्रैक्टिकल फाइल में लिख देंगे। अब है अपन प्रैक्टिकल फाइल में क्या करेंगे, एक और प्रैक्टिकल लिखेंगे प्रयोग, और इस प्रयोग का क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव क्या है? विलायक विधि द्वारा क्लोरोफिल वर्णकों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स बाय सॉल्वेंट मेथड। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा नेक्स्ट प्रयोग है विलायक विधि द्वारा क्लोरोफिल वर्णकों का पृथक्करण। तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री है, रिक्वायरमेंट्स क्या है? कुकर बिटा लेते हैं या पालक ले लेते हैं अपन, पालक इजीली अवेलेबल हो जाता है सब्जी मंडी में। स्पाइनक ले लेते हैं, अथवा जल कुंभी, बेटा आइकोनियम की पत्तियां लेते हैं, जल कुंभी की पत्तियां, खरल एवं मूसली लेते हैं, या मोटर एवं पैसे ले लेते हैं। ये है सेपरेटरी फनल, पृथककारी कीप, ये दिखाई गई है आपको सेपरेटिंग फनल, जो कि लैब में होती है, इसका यूज करते हैं। पृथककारी कीप का बीकर, रुई, मलमल का कपड़ा, अल्कोहल, एसीटोन, मिथेनॉल, पेट्रोलियम ईथर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म, परख नली, टेस्ट ट्यूब, स्टैंड, पेट्री प्लेट, कैंची, सीजर, चिमटी का उपयोग करते हैं। तो ये तो है रिक्वायरमेंट्स। अब अपनी कार्यविधि क्या है? कार्यविधि मेथड क्या है कि स्पाइनक की पत्तियों को, पालक की पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं तथा इन पालक के टुकड़ों को खरल में डालकर या मोटर व पैसल में डालकर एसीटोन तथा 95% अल्कोहल मिश्रण के साथ बारीक पीसते हैं। पहले क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मेथड में, कार्यविधि में, पालक की पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए तथा इन टुकड़ों को खरल में, मोटर व पैसल में डालकर एसीटोन तथा 95% अल्कोहल मिश्रण के साथ बारीक पीस लेते हैं। अब इसे मलमल के कपड़े से छान लेते हैं तथा एक्सट्रैक्ट को रख लेते हैं। एक्सट्रैक्ट को रख लें व ऊपरी ठोस को फेंक देते हैं। तो एसीटोन एक्सट्रैक्ट से विलायक विधि द्वारा वर्णकों का पृथक्करण इन निम्न दो विधियों द्वारा किया जाता है। पहला, प्रथम विधि आप लिखोगे प्रैक्टिकल फाइल में कि प्रथम विधि में क्या है, 100 ml एसीटोन एक्सट्रैक्ट को एक 500 ml क्षमता की पृथककारी की में लीजिए। ये देखो, ये है, इसमें क्या भरा है, अपने सेपरेटिंग फनल में 100 ml एसीटोन एक्सट्रैक्ट को एक 500 ml क्षमता की पृथककारी की सेपरेटरी फनल में लेते हैं। इसमें 80 से 100 मिलीलीटर पेट्रोलियम ईथर मिलाते हैं। ठीक है, इसके बाद इस मिश्रण में अब कुछ मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर मिलाते हैं। आसुत जल मिलाइए, इसे अब अच्छी तरह हिलाइए तथा एसीटोन जल परत स्थिर होने तक इंतजार कीजिए तथा एसीटोन जल परत स्थिर होने तक इंतजार करते हैं और इस परत को कॉर्क खोलकर निकाल देते हैं। अब क्या करते हैं अपन, इसके बाद वर्णक परत को आसुत जल डालकर, वर्णक परत को आसुत जल डिस्टिल वाटर डालकर 2 बार धोइए तथा जलीय परत को फनल का कॉर्क खोलकर
निकाल देते हैं। अब कीप में, अब फनल में कुछ मिलीलीटर मीथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन, मीथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH विलयन की डालें तथा फनल को हिलाएं, जिससे दो स्तर विभेदित हो जाते हैं। ऊपरी ईथर परत जिसमें क्लोरोफिल A होता है तथा अल्प मात्रा में कैरोटीन भी होते हैं, तथा आधारी मिथेनॉल परत जिसमें क्लोरोफिल B तथा अल्प मात्रा में जैंतोफिल होते हैं। इन दोनों स्तरों को अलग अलग पात्रों, बीकरों में एकत्र कर आगे का अध्ययन करते हैं। तो ये देखो, ये डायग्राम में अपन जो प्रैक्टिकल फाइल में बनाते हैं उसमें लिखोगे सेपरेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स बाय सॉल्वेंट मेथड। तो ये डायग्राम्स आप प्रैक्टिकल फाइल में बनाओगे। तो ये क्या दिख रहा है इसमें, एसीटोन एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लोरोफिल, फिर अपन ने क्या मिला दिया है, पेट्रोलियम ईथर फॉलोड बाय वाटर। तो अपन को दो लेयर मिल गई, एक तो बेटा है एसीटोन वाटर लेयर, एक है पेट्रोलियम ईथर लेयर। अब अपन ने मिथाइल अल्कोहल फॉलोड बाय वाटर डाला, तो अपन देखते हैं पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट प्लस वाटर मिथाइल अल्कोहल एक्सट्रैक्ट की दो लेयर बन जाती है। अब क्या कर रहे हैं, अपन ने इसमें डाला मिथाइल अल्कोहल एक्सट्रैक्ट, तो इसमें क्या डाल रहे हैं, इथाइल ईथर फॉलोड बाय वाटर। तो अपन देखते हैं इथाइल ईथर लेयर व मिथाइल अल्कोहल लेयर बन जाती है। तो इस मिथाइल अल्कोहल लेयर को अपन डिस्कार्ड कर देते हैं। तो अपन क्या पाते हैं बेटा, मिथाइल अल्कोहल प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एक में है मिथाइल अल्कोहल प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पर इसमें है पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट और इसमें है इथाइल ईथर एक्सट्रैक्ट। तो कहने का मतलब है कि अब कीप में कुछ मिलीलीटर मिथेनॉलिक KOH विलयन की डालते हैं तथा फनल को हिलाते हैं, जिससे दो स्तर विभेदित हो जाती हैं। ऊपरी ईथर लेयर आधारी मिथेनॉल परत, तो यही दिखाने जा रहे हैं। ऊपरी तो ईथर लेयर है बेटा, आधारी क्या है, मिथेनॉल परत, आधारी मिथेनॉल लेयर आ जाती है। अब द्वितीय विधि में क्या करते हैं, पृथककारी कीप में 100 मिलीलीटर छनित्र लेते हैं। छनित्र का मतलब है एसीटोन एक्सट्रैक्ट लेते हैं तथा इसमें 100 मिलीलीटर ईथर मिलाते हैं। पृथककारी कीप में सेपरेटरी फनल में 100 मिलीलीटर एसीटोन एक्सट्रैक्ट लेते हैं तथा इस एसीटोन एक्सट्रैक्ट में 100 मिलीलीटर ईथर मिलाते हैं। अब इस मिश्रण में कुछ मिलीलीटर आसुत जल डालते हैं, डिस्टिल वाटर डालते हैं तथा इसे हिलाते हैं। अब निचली एसीटोन परत को कॉर्क खोलकर निकाल देते हैं तथा वर्णक परत में क्लोरोफिल के एस्टरीकरण हेतु KOH विलयन अधिकता में डालते हैं, जिससे कि क्या होता है, एस्टरीकृत मतलब एस्टरीफाइड वर्णकों को कॉर्क खोलकर निकाल देते हैं तथा ईथरल परत के पीले वर्णकों को एकत्रित करते हैं। तो ईथरल परत में मिथेनॉल डालकर हिलाते हैं, जिससे दो स्तर विभेदित हो जाते हैं। ऊपरी परत में कैरोटीन तथा निचली परत में जैंतोफिल होते हैं। तो आगे के अध्ययन के लिए दोनों स्तरों को पृथक से एकत्रित कर लेते हैं। तो ये है अपनी आज की प्रैक्टिकल क्लास बेटा, ठीक है, आज की प्रैक्टिकल क्लास, जिसको कि आप प्रैक्टिकल में बखूबी करते हो।